कि मक्खन जैसे घर में प्राइमरी हेल्थ पहुंचा नहीं पाए हैं, इसी कारण लोग इन ऐसी दवाइयों पर विश्वास करते हैं। बुरा भला देख रहे सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं निखिल आनंद गिरी। ये शो बहुत ही खास है, आपकी सेहत से जुड़ा है। पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम में से सभी ने कभी न कभी होम्योपैथी दवाएं ज़रूर ली होंगी। इस मामले को हमने 28 जनवरी 2025 के द हिंदू अखबार से लिया है। उस द हिंदू बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार है, हम सब जानते हैं। उसके एडिटोरियल में एक खबर छपती है, जिसका लिंक मैं अभी आपके सामने स्क्रीन पर शेयर करूंगा। जी, अभी आपकी स्क्रीन पर ये खबर जो चल रही है, गेटिंग ड्रंक ऑन होम्योपैथी। इस आर्टिकल ने मेरा ध्यान खींचा, क्योंकि ये आर्टिकल होम्योपैथी पे था, और चूंकि मेरे घर में और मेरे आसपास कई लोग होम्योपैथी दवाओं के सहारे लंबे समय से अपनी बीमारियां ठीक कर रहे हैं। इस आर्टिकल में ये शुरुआत होती है एक छोटी सी कहानी से। आगरा के भगवती मेडिकल हॉल वर्सेस सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की का एक केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया दिसंबर में। और उस जजमेंट में अ, उस जजमेंट की जो पृष्ठभूमि है ये थी कि दुकान ने कोई कार्डेमम यानी इलायची से का कोई प्रोडक्ट था, जो मेडिकल प्रोडक्ट, उसे बेचा। और उसमें तथाकथित तौर पर अल्कोहल की मात्रा अधिक थी, और उस अरोमा की वजह से लोग वो दवाइयाँ खरीदते थे। उस दवाई को और ऊपर कुछ ऑब्जेक्शंस उठे, और वहाँ के लोकल प्रशासन ने उस दुकान को प्रतिबंधित कर दिया उस दवा को बेचने से, और उस दुकान को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। तो वो जो ट्रेडर्स थे वो गए सुप्रीम कोर्ट तक, और वहाँ पर उन्हें वापस जीत मिली। और लंबा सा वो केस है, उस केस के बारे में बाद में जाएंगे। उस केस के बिना पर ये एडिटोरियल दिनेश ठाकुर जी और प्रशांत रेड्डी जी ने लिखा है। दिनेश ठाकुर बहुत ही जाने माने पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने ये आर्टिकल लिखा, और उस आर्टिकल के इस केस के बहाने उन्होंने भारत की जो रेगुलेशंस हैं दवा बनाने के और दवा को रेगुलेट करने के, उस पर बहुत ही अच्छा ये आर्टिकल है, हम सबको पढ़ना चाहिए। लेकिन मेरी नज़र जहाँ रुकी है, धीरे धीरे जब ये आर्टिकल आप धीरे धीरे पढ़ते हैं, तो ये आर्टिकल खास तौर पे होम्योपैथी को पूरी तरह से निशाने पे लेता है। निशाने पे इस तरह से लेता है कि वो ये क्लेम करते हैं कि होम्योपैथी दवाओं के टैक्सेशन पर या क्वालिटी चेक पर किसी का ध्यान नहीं है पिछले कई दशकों से। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में बहुत ही फॉर्मिडेबल यानी कि बहुत ही मजबूत होम्योपैथिक इंडस्ट्री लॉबी काम कर रही है। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि alcoholic tinctures marketed in India as homeopathic remedies are a significant public health hazard। सिर्फ वो यही नहीं रुकते कि होम्योपैथी की दवाओं में अल्कोहल की मात्रा बहुत ही चिंताजनक बात है, वो ये भी कहते हैं कि इन दवाओं से किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला, उल्टा इन दवाओं से नुकसान होगा। हमारे साथ स्क्रीन पर दो वरिष्ठ होम्योपैथ डॉक्टर्स जुड़े हैं। डॉक्टर ए के गुप्ता, जो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल हैं, जाने माने होम्योपैथी विशेषज्ञ हैं, बुरा भला चैनल पर पहले आ चुके हैं, और उनसे लंबी बातचीत हमने रिकॉर्ड की थी होम्योपैथी पर। आप जरूर देखिएगा हमारी प्लेलिस्ट में। 1977 से ए के गुप्ता होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और लगभग 50 साल का अनुभव है। हमारे साथ डॉक्टर पंकज अग्रवाल हैं, जो बहुत ही जाने माने होम्योपैथ हैं और दिल्ली में रहते हैं और एकेडमिशियन भी हैं, और खूब सारे कम से कम 32 सालों का उनका एक्सपीरियंस है होम्योपैथी पढ़ाने का और होम्योपैथी प्रैक्टिस करने का। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। आप दोनों को बुलाने में सबसे खास भूमिका इस आर्टिकल की रही, लेकिन एक रीजवाइंडर यानी कि एक प्रत्युत्तर इस एडिटोरियल के खिलाफ डॉक्टर ए के गुप्ता ने हिंदू को भेजा है। हम चाहेंगे कि उसकी कॉपी भी आपको दिखाएं। डॉक्टर ए के गुप्ता ने आर्टिकल पढ़ा और इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की। स्क्रीन पर आपके ये रिजवाइंडर की कॉपी दिख रही होगी। हम चाहें तो इसको पूरा स्क्रीन पर ले लेते हैं जी।
इस रिजॉइंडर में ए गुप्ता ने साफ साफ लिखा कि गेटिंग ड्रंक ऑन होम्योपैथी पर उन्हें सीरियस ऑब्जेक्शन है इस आर्टिकल पे, क्योंकि होम्योपैथी इस तरह से नहीं चलती जिस तरह से वो देख रहे हैं। गुप्ता जी लिखते हैं कि होम्योपैथी को ठीक से समझना जरूरी है और ये जो क्लेम है वो बहुत ही मिसलीडिंग है, और कि कैसे ये दवाएं काम करती हैं। स्क्रीन पर आपके दिख रहा होगा पूरा आर्टिकल, हमारी इस चैनल पर आप चाहें तो ले सकते हैं और देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम कई सारे कार्यक्रम इस पे करेंगे। इस रिजॉइंडर में बहुत ही लेयर बाय लेयर उन्होंने होम्योपैथी की दवाइयों के बारे में डिटेल में लिखा है, होम्योपैथी की परंपरा के बारे में लिखा है, और ये भी लिखा है कि होम्योपैथी की दवाएं सबसे सुरक्षित यानी सेफेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट हैं पूरी दुनिया में, जिसके जिसके अगेंस्ट दिनेश ठाकुर जी का क्लेम है कि ये दवाएं न सिर्फ अल्कोहलिक टिंचर्स यूज करती हैं बल्कि बेकार भी हैं। इसी से जुड़ा हमारा सवाल है कि क्या आपको भी लगता है कि होम्योपैथी कोई फर्जी चिकित्सा पद्धति है, या दिनेश ठाकुर जी को थोड़ा सा और संभल कर संयम से इस पर बयान देना चाहिए था। हमने दिनेश ठाकुर जी को भी लंबे मेल्स लिखे, उन्होंने जवाब भी दिया। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक छोटे से यूट्यूब चैनल को भी जवाब देना मुनासिब समझा, और उन्होंने एक वीडियो हमसे शेयर किया इस रिजॉइंडर के रेफरेंस में। हम चाहेंगे कि बातचीत शुरू करें इससे पहले हम दिनेश ठाकुर जी का ये वीडियो, शायद अमेरिका से उन्होंने रिकॉर्ड करके भेजा है, हम ये भी अपने स्क्रीन पर अपने दर्शकों के लिए चलाना चाहेंगे। पिछले हफ्ते हमने हिंदू अखबार में एक लेख लिखा था। उस लेख का विषय ये था कि पिछले हफ्ते ये जो होम्योपैथिक दवाइयाँ, हिंदू अखबार में एक लेख लिखा था। उस लेख का विषय ये था कि ये जो होम्योपैथिक दवाइयाँ जो भारत में बिकती हैं, कई ऐसे लोग हैं जो इन दवाइयों को लेते हैं, इनमें बड़ी मात्रा में अल्कोहल का यूज़ होता है। हमने एग्जाम्पल्स दिए थे, बताया था कि और बड़ी मात्रा में लोग इन दवाइयों का दुरुपयोग करते हैं जिन प्रदेशों में अल्कोहल की अवेलेबिलिटी नहीं है, और जहाँ होती भी है कई लोग ऐसी दवाइयों से एडिक्ट हो जाते हैं और उनके सेहत पर बुरा असर पड़ता है। हम लोगों ने इस बात की, हमारी लेख का विषय ये था, हमारी लेख का ये विषय ये भी था कि किस तरह से ये जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं हमारे न्यायालय का दुरुपयोग करते हैं, जब सरकार चाहकर भी इस पर प्रतिबंध लगाना चाहती है। और हमने इस चीज़ के बारे में तथ्यात्मक रूप से बताया था कि किस तरह से न्यायिक व्यवस्था का दुरुपयोग करके ये लोग अपने मार्केट को मेंटेन करते हैं। अब हुआ ये कि जब हिंदू में ये लेख छुपा तो ये होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक इंडस्ट्री एसोसिएशंस, इन्होंने जवाबी खत लिखे और कई ऐसी जगहों पे कह रहे हैं कि ये दवाइयाँ इनके मत से बड़ी अच्छी हैं, असरदार हैं और लोगों को राहत पहुंचाती हैं। इन दवाइयों के बारे में मेरा जो मत है कि ये बिल्कुल बेकार हैं, इनके पीछे कोई विज्ञान नहीं है। ये इसलिए यूज़ होती हैं कि 75 साल बाद भी हम अपने देश में, रूरल इंडिया में, जहाँ पर झारखंड जैसी जगह में प्राइमरी हेल्थ पहुँचा नहीं पाए हैं, इसी कारण लोग इन ऐसी दवाइयों पर विश्वास करते हैं। पर देखिए, ये इस लेख का विषय था ही नहीं। आप लेख पढ़िए, हिंदू के अखबार पे, हिंदू की वेबसाइट पे अवेलेबल है। ना हो तो मेरी ट्विटर टाइमलाइन पे जाइए, वहाँ पे उसकी अवेलेबिलिटी है, मैंने उसको पोस्ट किया हुआ है, और ख़ुद फैसला कीजिए कि लेख क्या कहता है और ये किस तरह के तर्क दे रहे हैं आपका ध्यान भटकाने के लिए। बस मुझे इतना ही कहना। हमारे साथ डॉक्टर ए गुप्ता जुड़े हैं, जिन्होंने इस रिजॉइंडर को लिखा है, जिसके जवाब में ये वीडियो संदेश हमें दिनेश जी का प्राप्त हुआ है। सबसे पहला रिएक्शन हम ए गुप्ता जी का जानना चाहेंगे, जो लंबे समय से होम्योपैथी की सेवा कर रहे हैं या होम्योपैथी विशेषज्ञ हैं, और
उन्होंने ही ये रिजवाइंडर यानी ये प्रतिवाद यानी ये उत्तर इस एडिटोरियल के खिलाफ लिखा था। डॉक्टर गुप्ता। नमस्कार। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बुरा भला चैनल को, जिन्होंने इस एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लिया है और लोगों के सामने लाने की चेष्टा की है। जहां तक सवाल है इनके लेख का, डॉक्टर दिनेश ठाकुर का, उन्होंने हेडिंग दी है गेटिंग ड्रंक विद होम्योपैथी। अब एक ये जो टाइटल है, ये किसी भी एक आम व्यक्ति को पढ़ने में क्या संदेश दे रहा है कि आप होम्योपैथी लीजिए, दवाई लीजिए और ड्रंक हो जाइए। क्या कभी उन्होंने होम्योपैथी का अपने आप प्रयोग करा है एज अ मेडिसिन, नॉट एज अ अल्कोहल? फर्क इतना है कि होम्योपैथी की दवाई जिसमें अल्कोहल से बनती है, अल्कोहल यूज होता है उसको बनाने के लिए, और जो दवा दी जाती है मरीज को वो होती है सूक्ष्म मात्रा, जिसमें हम फ्यू ड्रॉप्स, और अगर नहीं तो ज्यादा ज्यादा उसमें ग्लोब्यूल्स में देते हैं, और अगर टिंचर भी जिनकी बात कर रहे हैं ये, तो वो 5, 10 या 15 ड्रॉप एक बड़ा चम्मच पानी के साथ दिया जाता है, जिसमें कि उसकी थेरेपेटिक वैल्यू होती है, ना कि अल्कोहलिक वैल्यू। अगर आप उसको किसी चीज को यूज करने के बजाय मिसयूज कर रहे हैं और अब्यूज कर रहे हैं, आप उसको अल्कोहल कंटेंट को लेके उसको अल्कोहल की तरफ पी रहे हैं, तो ये इसमें होम्योपैथी का कोई कहीं पे कोई दोष नहीं है। नंबर 1, ये दिनेश ठाकुर जी को बहुत अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि अगर कोई रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स हैं, कि अगर आपको जो जिस चीज के लिए कहा जाए कि इसको इस मात्रा में लिया जाए दवाई के रूप में, और दवाई के रूप के बजाय आप उसको दुरुपयोग करना शुरू करते हैं, जो चाहे जैसे इन्होंने कहा कि हमें दूर दराज एरिया में, झारखंड के एरिया में तो महुआ चलती है, शराब चलती है। ये सिर्फ दिक्कत कहाँ पे है, जहाँ पे जिन प्रदेशों में इसकी अल्कोहल का प्रतिबंध है, जहाँ पे प्रोहिबिशन है, वहां पे अगर लोगों को वो नहीं मिलती तो वो इसका इस तरीके से लेने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है और रेगुलेटरी इशू है। इसमें सिस्टम का या होम्योपैथी का कहीं पे भी किसी भी तरीका का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे अगर जो मात्रा की बात की जाए कि उसमें अल्कोहल की मात्रा काफी ज्यादा है, तो देयर वाज अ टाइम अल्कोहल, जैसे जो आयुर्वेदिक की दवाइयां हैं और एलोपैथी की दवाइयां, इवन कफ सिरप्स भी हैं, कफ सिरप्स भी लेके लोग बाग उनको अपने आप को हाई फील करते हैं, तो उन्होंने हाई क्वांटिटी उसकी ज्यादा लेनी शुरू कर दी। फर्क इतना है क्योंकि उनकी जो छोटी मात्रा में लेते हैं तो वहां पे उनको इम्पैक्ट आता है और उसको कंटिन्यूसली वो लेना शुरू कर देते हैं। तो क्या उसमें एलोपैथी खराब है? क्या उन्होंने एलोपैथी को बारे में भी यही विचार रखते हैं जो उन्होंने होम्योपैथी के बारे में रखा कि अगर होम्योपैथी की दवाई में अल्कोहल है और जिसका लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसका सदुपयोग नहीं कर रहे, उसको अल्कोहल की जगह से ले रहे हैं, तो ये उसमें सिस्टम की कहीं पे भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसी तरह आयुर्वेदिक की दवाइयों में भी जो एक पहले मृत संजीवनी सूरा नाम की एक दवाई आती थी, जो कि लोगों को जब जिन दिनों में ड्राई डेज होते थे तो लोग उनको लेना शुरू करते थे। वहां पे जिन प्रदेशों की जहाँ पे प्रतिबंध लगे हुए हैं वहां पे अल्कोहल मिलता नहीं है, और मिलता है तो बहुत मिलता तो है, वहां पे भी बड़ी दूसरे तरीके से मिलता है, ब्लैक में मिलता है। तो वहां पे जो ये लोग बाग लेते हैं अल्कोहल सोच के, ये स्पूरियस वो मान के चलते हैं दवाई को, जिसमें दवाई अगर नहीं है तो वो टिंचर है, टिंचर वाली जिसमें कि होम्योपैथी की दवाई है वो उसकी फॉर्म में ली जाए, क्योंकि अल्कोहल कंजम्पशन के फॉर्म में ले रहे हैं, वो दवाई के कंजम्पशन में नहीं ले रहे, तो देयर विल बी उसका इम्पैक्ट जरूर आएगा। तो यहाँ पे एक ये चीज गवर्नमेंट की रेगुलेटरी फॉर्मेशन में हमें बहुत ज्यादा निर्भर करना पड़ेगा कि उनको इस चीज को ठीक करने के लिए उनको रेगुलेशन में ये लाएं कि ये चीजें एक्सट्रीम उसमें बड़ी मात्रा में ना बिके। इसमें होम्योपैथिक सिस्टम को आप उसके लिए दुष्प्रचार करने के लिए या उसको गलत साबित करना, ये एक बहुत ही गलत बात है।
और दूसरी रही बात, जैसे कि इन्होंने कहा कि इसमें कोई प्रभाव ही नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे ये चीज बताना चाहूंगा कि एक लुक मॉन्टेर है, नोबेल लॉरेट, जिनको एड्स की वायरलॉजी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। ही हैज एडवोकेटेड फॉर दी होम्योपैथी। ऐसे ही एक और, जैसे ये कम्युनिस्ट है, एक और कम्युनिस्ट है के नाम वो उनका जिसमें लेख छपते हैं उनके भी, जिनका नाम है क्या नाम, जग सूर्या। उन्होंने कहा था होम्योपैथी अ कंट्रोवर्शियल मेडिकल ट्रीटमेंट विच हैज बीन नोन टू क्योर इवन स्केप्टिक्स। अब आप जैसे इनकी कुछ एक विचारधारा पूरी बनी हुई है, दिमाग में बायस है कि वो होम्योपैथी के बारे में, ऐसे जो मिस्टर जग सूर्या, ही वाज आल्सो बायस्ड। वो उन्होंने खुद ट्रीटमेंट, अगर आप उनका लेख पढ़े तो आपको पता चलेगा कि क्योंकि बायस्ड माइंड से अगर आप सोचते हैं तो डिस्पाइट ऑफ बेस्ट ऑफ रिजल्ट वो खुद मान रहे हैं उनका कोलाइटिस ठीक हुआ, उनकी थ्रोट की प्रॉब्लम ठीक हुई, जो कि बाकी मेडिकेशन एंटीबायोटिक लेने के बाद ठीक नहीं हुई थी, पर फिर भी वो ये कहते हैं क्योंकि इस तरह के लोगों ने प्रचार करा हो कि होम्योपैथी इफेक्टिव नहीं है या प्लेसिबो है। तब आप उनसे बताइए, एक आदमी 2 बारी उसी चीज को, दवाई को, होम्योपैथिक दवाई का उपचार करके ठीक हुआ, वो ये बात मानता है, परंतु क्योंकि धारणा ये है लोगों के थ्रू कही हुई, और ये एक लॉबी है जो होम्योपैथी को बदनाम करना चाहती है, होम्योपैथी की जो एफिकेसी है, शायद उनसे डर है उनको अपनी मल्टी मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री जो फार्मा इंडस्ट्री की, उनकी उनकी शायद नींव हिलती है, तो इसलिए वो उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते और इस तरह के लेख लिखवाते हैं। क्या करते हैं, व्हाट आई कॉल इट इज, इसको एक सोची समझी साजिश की तरह से यूज किया जा रहा है। इट्स मिस्चीवियस इम्पैक्ट, जो इसकी परसेप्शन मैं को सर गलत थोड़ा लिया जा रहा है। मैं सर थोड़ा सा इसमें आपको करेक्ट करना चाहूंगा। दिनेश ठाकुर बहुत लंबे समय से पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट हैं और रैनबैक्सी में बहुत ऊंचे जी पद पे रहे, और उन्होंने रैनबैक्सी के भीतर चल रहे दवाइयों के रेगुलेशन और क्वालिटी चेक को लेकर बहुत एक तगड़ा आंदोलन किया, और रैनबैक्सी को भी मानना पड़ा कि उन्होंने अपनी दवाइयों में जी, गड़बड़ियां की थी और उन्हें पेनल्टी देनी पड़ी। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ होम्योपैथी के खिलाफ लिखते हैं, मैं ये चलो करेक्ट वेरी करूंगा। गुड, नहीं ये वो अच्छी बहुत ही बात है, परंतु परंतु मैं जो ये कहना चाहूँ, वहां पे तो वो काम कर रहे थे तो उनको अंदर का पता था। यहाँ पे होम्योपैथी के बारे में शायद उनको उनको कुछ भी करने से पहले आई थिंक ही नीड टू गेट मोर इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन, तब उसके बाद कोई लेख लिखे या कोई ओपन कभी हमारे से। बल्कि हम चाहेंगे कि अगर इस तरह के व्यक्तित्व वाले आदमी हैं जो ठीक को ठीक कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं, तो आई विल बी वेरी हैप्पी to have a debate with him at any platform to make him understand a point of view of homeopathy का और उनका भी। तो शायद उनको जब पूरी चीज का पता चलेगा तो उनकी विचारधारा बदल जाएगी। जी। डॉक्टर ए के गुप्ता, बहुत सुंदर उनकी किताब है द ट्रुथ पिल, हम सबको पढ़नी चाहिए, जिसके घर में भी दवाइयाँ आती हों। द ट्रुथ पिल यानी कि दवाइयों का क्या सच है, कौन सी दवाई अपनी एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से, अपनी फिजिबिलिटी के लिहाज से कहाँ कहाँ जाने से अपनी क्वालिटीज बदल लेती हैं। जरूर हम सबको पढ़ना चाहिए, बड़ी अच्छी बिल्कुल किताब है। उन्होंने बताया है कि कैसे दवाइयाँ नुकसान भी करती हैं। खैर, उस पर बाद में आएंगे, पहले हम डॉक्टर पंकज के पास जाते हैं, जो लंबे समय से होम्योपैथी हॉस्पिटल्स में और होम्योपैथी एकेडमीज में पढ़ाते हैं, उनके इंस्टीट्यूट्स में। सर, जो मेजर बात दो हैं, एक तो ये कि उन्होंने सही कहा गुप्ता जी ने कि रेगुलेशंस पे बात की, यानी सरकारी कानून बहुत लचीले हैं, जिनकी वजह से होम्योपैथी, जिनको वो कोई चिकित्सा पद्धति नहीं मानते, वो फायदा ले रही है, पहली बात। दूसरी बात कि मेरा सवाल एक आम आदमी के तौर पे, जो लोग हमें देख भी रहे हैं, हम जानना चाहेंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत हम जानते भी हों, ये जरूर हमें बताइए, हमें एनलाइटन कीजिए कि होम्योपैथी की दवाओं में अल्कोहल डालना जरूरी क्यों है। आप अगर अनम्यूट कर दें सर तो हम सुन पाएंगे आपको। डॉक्टर पंकज सर, आप अभी भी म्यूट हैं, शायद आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है। अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर पाए तो। अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आ रही है सर। जी, क्या सवाल आपका?
सर मैंने ये दो चीजें पूछी। एक तो ये कहा कि जैसा कि दिनेश ठाकुर जी ने अपने पूरे लेख में सीधा सीधा होम्योपैथी से शुरू नहीं किया, एक मामले का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि कैसे सरकारी कानून बहुत ही लचीले हैं दवाओं के रेगुलेशन के मामले में, क्वालिटी चेक के मामले में, जिसकी वजह से बहुत सारी मौतें और बहुत सारी दिक्कतें हैं। ठीक है। दूसरा, उन्होंने उसी के हवाले से पहुंचते पहुंचते होम्योपैथी पर बहुत ही कड़ाई से लिखा है कि होम्योपैथी एक बेसलेस चिकित्सा पद्धति है और सरकारी लॉबी का फायदा उठाते हुए होम्योपैथी में, जहां बियर में, मैं पढ़ सकता हूँ, वो लाइन पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट परमिट्स एल्कोहलिक टिंक्चर्स फॉर होम्योपैथी टू कंटेन 12% alcohol by volume. For comparison, the most popular varieties of strong beer sold in India generally contain 7% alcohol. होम्योपैथी की दवाओं में आम आदमियों के लिए थोड़ा बताइए सर कि अल्कोहल डालना जरूरी क्यों होता है? जी धन्यवाद। बुरा भला चैनल पे मैं आपके साथ पहली बार जुड़ रहा हूँ और मेरे साथ मेरे साथी डॉक्टर ए के गुप्ता भी हैं और उन्होंने भी बहुत सारी बातों के बारे में एनलाइटन किया। मैंने अभी जिस तरह से आपको सुना और पहली बार मैंने उनको सुना है और कहा है और आपने इसके हवाला भी दिया है, मैं वो लेके जरूर पढ़ूंगा। बाकी लगे और मुझको ये समझ में आया कि इनको शायद होम्योपैथी के बारे में इस्तेमाल किया गया है। एक आप जर्नलिज्म के व्यक्ति ना, एक वर्ड होता है येलो जर्नलिज्म। तो होम्योपैथी जो है ना वो येलो जर्नलिज्म के कैटेगरी में ही आती है। मतलब अगर कहते हैं मीडिया के लोगों से तो वो कहते हैं कि होम्योपैथी के विषय में लिखना हमारे पॉलिसी में नहीं है, बट उनकी एक होती है जो ऑफ द रिकॉर्ड होती है और बिलो द टेबल होती है, कहीं पे वहां पर होम्योपैथी आती है। ऐसे आर्टिकल बाकायदा ऐसे ही आर्टिकल छपते हैं। बात करता हूँ ठाकुर साहब और इस तरह के बहुत सारे लोगों का जो होम्योपैथी के विषय में ऐसी बातें लिखते हैं और इस तरीके से लोचती है, लोगों तक इसके बारे में जानकारी पहुंचती है और लोग एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग के पास आते हैं। उन्होंने कहा कि भाई इस दवा से कोई फायदा नहीं है, ऐसा नहीं है, और वो जहां बैठ कर के लिख रहे हैं और बोल रहे हैं वो देश है अमेरिका। अब मैं आपको थोड़ी सी बहुत कपल ऑफ शब्दों में थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ होम्योपैथी की, कि होम्योपैथी का जितना सार एक्सपीरियंस और जितना इसको वाइडन किया गया, शुरू जर्मनी से होके फैली है अमेरिकन की वजह से। अमेरिका ने होम्योपैथी में इतना काम किया और आप समझिए कि इतने बड़े बड़े एलोपैथी के डॉक्टर्स जो ऐसे ही कहते थे जैसे कि डॉक्टर ठाकुर ने कहा, लेकिन जो साइंटिस्ट होता है ना, साइंटिस्ट में और एक्टिविस्ट में फर्क क्या होता है? साइंटिस्ट उस चीज को टेस्ट करेगा, उस पर रिसर्च करेगा, उस पर एक्सपेरिमेंट करेगा, उस पर एक्सपीरियंस करेगा। एक्टिविस्ट किताब पढ़ेगा, किताब लिखेगा और बातें कह देगा और एक सेंसेशन क्रिएट कर देगा। ये होता है एक्टिविस्ट के पास ज्यादातर जो मैं देखता हूँ। तो जो एलोपैथी के बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हुए जिन्होंने शुरुआत में यही और इससे भी गंदे शब्दों में होम्योपैथी के बारे में कहा, लेकिन आपको जानकर हैरान होगा कि उसके बाद जब उन्होंने होम्योपैथी को एक्सपीरियंस किया, उन्होंने होम्योपैथी में इतने इतने बड़े बड़े काम किए कि आज इंडिया में और दिल्ली में मैं, डॉक्टर गुप्ता और हमारे जैसे और भी दूसरे डॉक्टर्स और आने वाली हमारी जो अगली जनरेशन है, वो उन्हीं किताबों को पढ़ के, उन्हीं चीजों को एक्सपीरियंस करके बहुत बहुत तरह का फायदा दे रही है। तो ये जो बात है ना, थोड़ा सा उनको ठाकुर साहब को ना बहुत अच्छा होम्योपैथी के विषय में होमवर्क करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आज की डेट में, मतलब अगर हम पहले के टाइम में जाएं, आप रविंद्र टैगोर को पढ़ें, आप महात्मा गांधी को पढ़ें, आप रिसेंट टाइम में होम्योपैथी के बिल्स जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में पास हुए, उस समय में जितने भी तरह के हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन लोगों ने होम्योपैथी के विषय में जो अपने वक्तव्य दिए, दिल्ली विधानसभा में जो हमारे लेजिस्लेचर के एक्सपर्ट लोगों ने हमारे होम्योपैथी के विषय में जो अपने वक्तव्य दिए, अपने एक्सपीरियंसेस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए, अगर उनको ही सुन लिया जाए तो इनका ये एक कहना, इनका ये एक वक्तव्य जो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि होम्योपैथी से कुछ नहीं होता है नुकसान के सिवाय,
तो इसका सिर्फ इतना मतलब है कि उन्होंने कभी होम्योपैथी एक्सपीरियंस नहीं किया और कभी लोगों के उन एक्सपीरियंसेस को ना पढ़ा ना जाना, बस इसी के लिए इन्होंने स्पॉन्सर्ड आर्टिकल शायद लिखा है, ऐसा मुझे लगता है। अब बात सवाल ये आता है कि आपने कहा कि होम्योपैथी में अल्कोहल क्यों यूज होता है? तो मैं जानना चाहता हूँ, सभी सभी दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि आपको अगर ठाकुर साहब से मिलने के लिए अमेरिका जाना है, तो कोई माध्यम, कोई व्हीकल, कोई ट्रैफिक का, कोई ट्रांसपोर्टेशन का कोई माध्यम तो यूज करेंगे आप। तो अगर ह्यूमन लिविंग बीइंग में कोई मेडिसिन पहुंचानी है किसी करने के लिए, तो कोई माध्यम तो चाहिए, हम उसे व्हीकल कहते हैं। तो अल्कोहल सिर्फ एक माध्यम है, लेकिन दवा डिस्पेंस की जाती है, उस डिस्पेंसिंग के समय में अल्कोहल की एक ड्रॉप भी पेशेंट के अंदर नहीं जाती। ये सब जानते हैं कि होम्योपैथी में मीठी गोलियां होती हैं, उसके अंदर हम अपनी अल्कोहल में बनी हुई दवा का डाइल्यूशन डालते हैं, और आप समझिए वो अल्कोहल कितनी देर रह जाएगा उसमें। नियम तो ये है कि उसे ब्लॉटिंग पेपर पे ड्राई अप करके और फिर उसको पेशेंट को देना चाहिए, जिससे कि अल्कोहल इवोपरेट हो जाएगा। बट मैं कहता हूँ चलो आजकल प्रैक्टिस में नहीं है ऐसी बात फार्मेसीज के अंदर, लेकिन कितनी देर रह जाएगा वो अल्कोहल? मुश्किल से घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 12 घंटे, उसके बाद तो इवोपरेट हो जाएगा। तो कहाँ से अल्कोहल गया? इनको ये बेसिक जो एक बात है कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स अल्कोहल पिलाते हैं, ये बेसिक फैक्ट ही उनका रॉन्ग है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा बेसिक क्वेश्चन जो ये सिर्फ एक माध्यम है, और आप समझिए होम्योपैथी में गोली यूज करने का पर्पस क्या है? गोली उसको पेशेंट को बहुत कम से कम दवा देनी है, एक ड्रॉप दवा भी देनी नहीं है, एक ड्रॉप का भी फ्रैक्शन देना है मेरे को। 500 गोली पे एक ड्रॉप डालनी है, उसका एक गोली खिलाना है। तो एक ड्रॉप 91% अल्कोहल है, आप 7% की बात कर रहे हैं। 91% अल्कोहल का 500 गोली के ऊपर एक बूंद डाला गया और उसका एक पिल निकाल कर एक पेशेंट को खिला दिया गया। कितना टॉक्सिसिटी हुआ? ये तो कोई बहुत साइंस नहीं चाहिए ना इसके लिए। कोई नॉर्मल हमारे यहाँ का जो इंटेलिजेंट आदमी है, जो बेसिक इंटेलिजेंस रखता है, वो भी समझ जाएगा। तो मतलब एक बात कही जाती है, लुकिंग टू लंदन टॉकिंग टू टोक्यो। वो बात तो रेगुलेशन उसको उठा के कर रहे हैं, एंड आई वेलकम दैट। मेरे को रेगुलेशन के विषय में क्वेश्चन रेज किया, बट मतलब आप मानते हैं कि सॉरी मैं यानी कि आप मानते हैं कि वो जो कह रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ वो लाइन फिर से, feeble attempts by the union government to tackle the problem have often been frustrated by ruthless lawfare conducted by the very formidable homeopathic industry। यानी होम्योपैथिक इंडस्ट्री के दबाव में सरकार जो कानून स्वास्थ्य के बेनिफिट, मतलब लोगों के आम सेहत के फायदे के लिए उठाने चाहिए थे, वो नहीं उठा पा रही है। यानी कि जो आपकी दवाओं को लेकर जो क्वालिटी चेक, या आपकी दवाओं को लेकर जो उनकी एफिकेसी यानी उसके प्रभाव को लेकर जो चेक सरकार को करना चाहिए, वो कई दशकों से नहीं हो रहा है। ये बात आप मानते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप समझिए आज की डेट में इनका भी, मैं कह रहा हूँ, इनका कोई होमवर्क नहीं है। आज की डेट में इतना ज्यादा काम हो रहा है, आयुष का पूरा फार्माकोपिया का डिवीजन अलग कर दिया गया है। उसके ऊपर अब पूरी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के बारे में सारी बातें चल रही हैं। उसमें किस दवा में क्या है वो सारी बातें होती हैं। एक एक ड्रग गवर्नमेंट की तरफ से उसको सर्टिफाई किया जाता है, फार्माकोपिया के अंदर उसको अलाउ किया जाता है। मैं एक दवा कैसे यूज करूंगा जब तक मुझे सरकारी, एक दवा होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया में लिस्टेड है जिसको मैं यूज कर सकता हूं। तो वो उसी का हवाला दे रहे हैं कि सर ये वही कह रहे हैं कि वो बेसलेस है। मैं वही कह रहा हूं कि आप जिस फार्माकोपिया का हवाला दे रहे हैं, बता रहा हूं कि वो बेसलेस इसलिए नहीं है कि उन्होंने वो पढ़ा ही नहीं है। आप उनसे ये तो जाने कि क्या आपने होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया पढ़ा है? वो पढ़ा ही नहीं है। नहीं पढ़ा तो है, उन्होंने जजमेंट के उस पोर्शन को मुझे भेजा भी था मेल पे। मैं आपसे कह रहा हूँ जिसमें उस फार्माकोपिया की जो लिस्ट है, जो लिस्ट ऑफ ड्रग्स है जो अलाउड है सरकार के द्वारा बिक्री करने को, उसकी लिस्ट उन्होंने मुझे प्रोवाइड की थी, उन्होंने पढ़ा है। जो उसमें जी देखिए डॉक्टर, हाँ जी, नहीं जो बात आप कह रहे हैं ना, इसके लिए डॉक्टर पंकज अग्रवाल ने बिल्कुल बताया कि अल्कोहल की परसेंटेज और रिक्वायरमेंट क्यों है।
दैट हैज बीन वेरी क्लियर, मान लिया डॉक्टर पंकज अग्रवाल ने ये बता दिया। जी। अब अगर हम दवाई को दवाई की तरह ना यूज करें, आप कोई भी एलोपैथिक टैबलेट लेते हैं या कोई एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, कफ सिरप जो बच्चों के लिए दिया जाता है, बच्चों को अगर उसकी जगह एक जो स्पून की जगह आप उसको 4 स्पून पिला दें या 5 स्पून पिला दें, तो क्या होता है बच्चे का हाल? ऐसे ही अगर होम्योपैथिक की दवाई जिसको कि 5 ड्रॉप देनी है 1 चम्मच पानी के अंदर, उसकी जगह अगर आप उसको 20 ml, 25 ml, 30 ml या वो एज अ पैक बना के दो, तो क्या होगा? बुरा असर होगा। और हमने बुरे को ठीक करने के लिए इसकी लोगों में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है कि वो दवाई है, दवाई को दवाई की तरह ही दिया जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो। मेरा ये मानना है कि दवाई को एक तो पहली बात सबसे पहले कि वन शुड नॉट टेक दिस मेडिसिन ओवर द काउंटर, अपने आप जाके दवाई नहीं लेनी चाहिए किसी भी पद्धति की हो चाहे वो, क्योंकि जिस दवा का मतलब ही होता है जो आपकी बॉडी के अंदर ऑल्टरेशन पैदा करने की क्षमता रखती है, वो जब आप देते हैं तो उसको ठीक करती है। और अगर ओवर दी जाए तो ओवर डोजेज हो जाए तो भी प्रॉब्लम होती है। और अभी तो ये इस बात का आपने शायद कभी नोटिस नहीं करा कि जो होम्योपैथी की दवाई भी अगर ज्यादा ले ली जाए, मैं गोलियों की बात कर रहा हूँ, जैसे भी डॉक्टर पंकज अग्रवाल ने बताया कि हम पिल्स में देते हैं, पुड़िया जो बनाते हैं पाउडर के अंदर पिल्स डालते हैं, वो दवाई दी जाती है। वो भी दवाई अगर आप 1 पुड़िया की जगह 4 पुड़िया खा लें या 6 पुड़िया इकट्ठी खा लें तो भी कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा। जबकि अगर आप जो केमिकल बेस्ड मेडिसिन है 250 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम की 6 टैबलेट आप इकट्ठी ले लीजिए, आपको क्या हाल होता है? इकट्ठी ले लीजिए तो क्या इम्पैक्ट होता है? तो ये चीजें जनता को समझाने की जरूरत है। ये रिक्वायरमेंट है अवेयरनेस की कि आप किसी भी चीज को आप क्योंकि बायस्ड है तो किसी चीज को निग्लेक्ट करते जा रहे हैं, या आपने क्योंकि उस चीज के बारे में पूरी उनको लगता है साइंटिफिसिटी नहीं है। तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक दवाई बनती है पोटेशियम साइनाइड से, काली साइनेटम। आपने पोटेशियम साइनाइड का नाम सुना कभी? जहर की तरह दिस इज कंसीडर्ड टू बी द डेडलीस्ट पॉइजन, जिसका टेस्ट भी लोगों को नहीं पता, यही माना जाता है ना। उससे दवाई बनती है और वो टंग के कैंसर के लिए बहुत अच्छी दवाई यूज होती है। उनके इम्पैक्ट भी लोगों ने, अब कभी दिनेश ठाकुर जी से पूछे कि अगर उसमें कुछ है ही नहीं तो अब काली साइनेटम जिनको कि इसी प्रोसीजर से दवाई बनाई गई, तो उसके अंदर काली साइनेटम का अंश कितना है, पोटेशियम साइनाइड का अंश कितना है? एक तरफ तो वो कहते हैं कि इसमें कुछ है ही नहीं, प्लेसिबो है, दूसरी तरफ कहते हैं कि वो अगर जो दवाई दे रहे तो उनका वो इम्पैक्ट खराब हो रहा है, उनका लिवर खराब हो रहा है। अब इनकी दोनों बातों में कौन सी बात सच्ची है? नंबर 1, वो दोनों बातें गलत हैं। वो इफेक्टिव भी है और वो नॉन टॉक्सिसिटी भी है। They are not harmful provided it is being taken in the form of a medication given by the doctor. अगर किसी भी डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाई को दवाई के ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो इसका इलाज होगा, उसका प्रभाव होगा। अगर आप उसको दवाई की जगह उसको खाने पाने की चीज के लिए स्वाद के हिसाब से लेना शुरू कर दें, या अपने जिसको अल्कोहल की क्रेविंग है वो अल्कोहल के लिए लेना शुरू कर दें, तो उसमें होम्योपैथी का रोल कहीं पे, होम्योपैथी किस लिए बदनाम कर रही, क्यों करा जा रहा है उसको? उनको रोकना चाहिए। उनके लिए सरकारी चाहे नियम हो या लोगों की अपनी वो पता होनी चाहिए कि आपको किस चीज में लेना, किस चीज में नहीं लेना दवाई की फॉर्म में। और जहां पे ये प्रोहिबिशन है, गवर्नमेंट या जो स्टेट गवर्नमेंट दे हैव टू थिंक कि आपको किस तरह से उसको रेगुलेट करना है। अभी मेरे को ये बता दीजिए, अभी मेरे को जिन जिन प्रदेशों में आपका उनकी ये प्रोहिबिशन है, क्या वहां पे अल्कोहल अवेलेबल होता है या नहीं, बिकता है या नहीं?
आप खुद सोच के बताइए। मैं जिस स्टेट में हूँ वहाँ ड्राई स्टेट है, गुजरात भी ड्राई स्टेट है, उन्होंने मेंशन भी किया है सर ड्राई स्टेट और ड्राई स्टेट में मिल्क, आई मीन मैं इसकी टिंचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अल्कोहल की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर अल्कोहल की। वो अवेलेबल होता है नहीं होता? अच्छा, उनको एक और अपना फैक्ट करेक्ट करना चाहिए कि वो कहते हैं कि गांव में जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, झारखंड ना कहाँ का नाम खा लेते हैं। तो एक्चुअली में अगर आप फैक्ट चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा वहां पर लोगों का भरोसा अब जाके जागृत हुआ है होम्योपैथी के विषय में। नहीं तो इससे पहले तक वो होम्योपैथी के विषय में जानते ही नहीं थे। शहरों की तरफ इसका बढ़ावा ज्यादा हुआ, पढ़े लिखे लोगों के बीच में इसका बढ़ावा ज्यादा हुआ। आपको बहुत सारे बॉलीवुड के स्टार्स मिल जाएंगे जो होम्योपैथी के विषय में फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया से लेके लास्ट सिटीजन ऑफ इंडिया तक मिलेंगे, जो होम्योपैथी के बारे में उसका इस्तेमाल करते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल स्टार्स मिलेंगे जो लोग ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जो कि सच है, कोई दिखावा नहीं है, जो होम्योपैथी का इलाज करते हैं। ओलंपियन जो एक बहुत अच्छे स्प्रिंट बोल्ट, वो होम्योपैथी का, हाँ बोल्ट, वो इस्तेमाल करते हैं होम्योपैथी का। तो लोग हमारे ठाकुर साहब के आगे पूरी तरह से अनइंटेलिजेंट लोग हैं, उनको कोई समझ नहीं है, सिर्फ ये एक्टिविस्ट है जो सब जानते हैं, बाकी तो किसी को कुछ नहीं मालूम है। और सबसे बड़ी बात है निखिल जी, मैं 30-32 साल से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन मेरे फादर होम्योपैथिक डॉक्टर थे। और आप समझिए कि हम पढ़े हैं, हम सर्वाइव किए हैं, हम थ्राइव किए हैं, डॉक्टर बने हैं, एक दिल्ली जैसी जगह में एक घर में रहते हैं। तो इतना इकोनॉमिक बैकअप मेरे पास कहाँ से आ जाएगा अगर होम्योपैथिक दवा खा के लोग मेरे पास ठीक नहीं हो। तो और एक बात आपको बताता हूँ, और इनको मैं थोड़ा सा फुट फॉर थॉट दे देता हूँ ठाकुर साहब को, अगर वो सुनेंगे तो उनको पता लगेगा कि एक विषय चलता है मेरे ख्याल से हमारे गुप्ता सर के क्लिनिक में और मेरे क्लिनिक में और बहुत सारे होम्योपैथी के क्लिनिक में आके पेशेंट फर्स्ट टाइम आता है, वो कहता है डॉक्टर साहब स्टेरॉइड तो यूज नहीं करते हो। ये एक मिसनॉमर चलाया गया था। इसके पीछे जब आप बहुत सारी रिसर्च पे जाते हैं तो आपको क्या पता लगता है कि जो केमिकल चेन है कार्बोहाइड्रेट का और अल्कोहल का, दोनों का लगभग एक सा है केमिकल चेन, क्योंकि दोनों ही एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट है। तो जब आप किसी स्टैंडर्ड मेथड से होम्योपैथी की सिंपल शुगर पिल को, जो फार्मास्यूटिकल ग्रेड की शुगर होती है, उसको भी चेक करवाएंगे तो वो उसमें बोलेंगे ये तो स्टेरॉइड है। एक ऑल्टरनेटिव मेथड है, वो ये डिसाइड करता है कि ये जो है शुगर है और ये अल्कोहल है। तो उस स्टैंडर्ड मेथड से भी पीछे इस तरह के बहुत सारे एक्टिविस्ट ने इस तरह की बहुत सारी चीजें फैलाई थी लोगों के मन में कि होम्योपैथिक दवा में स्टेरॉइड यूज किया जाता है। तो अगर मैं पूछता हूँ अपने पेशेंट से स्टेरॉइड यूज करने के लिए मुझे कुछ क्वांटिटी में तो देना पड़ेगा, मैं आपको दे ही 3 डोज रहा हूँ, उसके अंदर जरा सी 4 गोली मेरी पड़ी हुई और उसके बाद आप कहते हैं मेरे को फायदा हुआ, तो स्टेरॉइड से कैसे फायदा हो सकता है? अच्छा, बहुत सारी बीमारियां ऐसी जिसमें स्टेरॉइड, तो ये इतने सारी बातें हैं जिसके पीछे मंशा कुछ और है, विषय कुछ और उठाया गया है। उन्होंने खुद कहा अपने वीडियो में कि लोगों ने ये समझ लिया मेरा विषय पढ़िए। अगर आपका विषय पढ़ना ही था तो आप होम्योपैथी के कानून के बारे में रेगुलेटरी इश्यूज है, आप वो रेज करते, रेगुलेटरी ऐसा कहते। होम्योपैथी कहा this is where I mean my objection is the biggest objection with the title. What title is, I mean जो मैसेज देना चाह रहे हैं आप लोगों को कि getting drunk with homeopathy, getting drunk on homeopathy, what do you mean by that? अब क्या ये इस पे रेगुलेटरी वर्ड कहाँ पे है, कहाँ पे इसमें की जो आप बात करना चाह रहे हैं उसका आप एक जो इस तरीके का मैसेज, नेगेटिव मैसेज यू वांट टू कन्वे टू द पीपल, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। ये दर्शाता है कि आपकी मानसिकता है वो लोगों के प्रति किसी दूसरे ढंग से नहीं, किसी एक चीज को पर्टिकुलर लेकर टारगेट करने की है, विच इज रॉन्ग। नहीं, रेगुलेशन के कंधे पे रख के ही आप पे निशाना साधा। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन यहाँ पे। नहीं, मैंने बात करी टाइटल की, मैं टाइटल की बात कर रहा हूँ।
नहीं, मैं तो अंदर की नहीं बात कर नहीं, रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, पढ़ता हूँ सर। पहले आपने लोगों को वो ऊपर से, जिसने पूरा पूरा आर्टिकल को कितने लोगों ने पढ़ा होगा, आपने खाली हेडलाइन पढ़ ली तो आपने मैसेज क्या भी, एक आम जनता को मैसेज क्या दिया? क्या वो मैसेज उसके लिए है कि भाई रेगुलेटरी प्रॉब्लम है या क्या है, क्या मैसेज आपको ये तो, बल्कि जो नहीं भी पीते होंगे ना, उनको भी लगे यार ये तो ठीक है, आज तो वहां पे वो मामी ने अल्कोहल मिलना नहीं है तो आप होम्योपैथिक वो ले लो। तो क्या ये कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म है? खैर ये तो मजेदार बात एक और है सर कि एक और पॉइंट मैं रख दूं निखिल जी आपके सामने का विषय इतना आगे बढ़ गया कि इसके अंदर अब अलग अलग सब ब्रांचेस हो गई हैं। जैसे कि एक ब्रांच बन गई है पेट होम्योपैथी, यानी कि आपके घर के जो पेट है वो कैट हो सकती है, वो डॉग हो सकता है। अब से पहले शुरुआती टाइम में हॉर्सेस के लिए, कैटल्स के लिए होम्योपैथी की दवाएं दी जाती थी। अब मेरे को बताइए कि उनके अंदर अगर उनकी बीमारियां ठीक हो रही हैं तो क्या इसमें साइकोलॉजी वर्क कर रही है, क्या इसमें प्लेसिबो का असर हो रहा है, क्या उनके अंदर अल्कोहल चला गया? दूसरा एक नया सब ब्रांच डेवलप हो गया एग्रो होम्योपैथी। हमारे पेड़ पौधे आज आपको गांव के अंदर जहां पर लोग खेती करते हैं, हमारे जो किसान भाई हैं, वो ड्रम्स के अंदर आप, मैं बात इंडिया की कर रहा हूं, खाली इतना नहीं, आप जापान के बारे में होम्योपैथी को स्टडी करिए, आपको जापान में मिलेगा कि जापान को आप जानते हैं, जापान तो हर चीज को स्केल अप करके करता है। वो मेरी तरह छोटा सा क्लिनिक नहीं चलाता, वो तो हर चीज को स्केल अप करके चलता है। तो वहां उन्होंने इतना डेवलपमेंट किया है और उन्होंने उसके ऊपर इतने साइंटिफिक पेपर्स पब्लिश किए हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं ठाकुर साहब, बस थोड़ा होमवर्क अच्छा करें, वो बहुत जरूरी बात है जी, मैं जरूर आपके कमेंट्स भी ठाकुर आ साहब रहे को हैं एक बड़े वीडियो अच्छे पहुंचाऊंगा। हाँ, मैं ले रहा हूँ, कमेंट अभी लूंगा। उनको मैं समय इसको मिले, पहले ईश्वर करे उनको समय मिले, वो देखें। मैं 2 मिनट मैं कहना चाहूंगा। इससे पहले सर की बात, AK गुप्ता सर ने जो कहा कि जहां शराब नहीं मिलती, वो उसी हवाले में अंदर आता हूं, मैं पढ़ता हूँ वो छोटा सा पोर्शन। वो ये कहना चाह रहे हैं, मैं हिंदी में बता दूं कि जिन स्टेट्स में शराब उपलब्ध नहीं है, होम्योपैथी की दुकानें या होम्योपैथी की दवाएं उसका जरिया है शराब पीने वालों के लिए। मैं पढ़ता हूँ वो, सिंस स्टेट्स हैव नो एबिलिटी टू रेगुलेट अल्कोहलिक टिंचर्स, दे आर रिक्वायर्ड टू परमिट द सेल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स even if the state law prohibits the sale of alcoholic beverages as in Gujarat and Bihar. एक और छोटा सा पोर्शन है, the union government has been aware of the public health hazards posed by these alcoholic tinctures, यानी वो होम्योपैथी की दवाओं को जानलेवा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्हीं के बिना पर सरकार ने रूल 106B लाया ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1994 में, जब एक ट्रेजेडी घट गई और उसने कई सारी जानें ली। This new rule, which appears to lack any scientific basis, allows the homeopathy industry to sell in the retail market alcoholic tinctures containing 12% of alcohol in a bottle, maximum 330 ml. Larger bottles of 100 ml can be sold only to hospitals. यानी कि हाँ, इस पे आता हूँ सर। एक दो कमेंट लो, बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं, पंकज जी बता रहे हैं स्क्रीन पर दर्शकों के लिए। पहला कमेंट जमशेद जी बहुत देर से लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन, बट आई हैव अ क्वेश्चन, is there scientific proof that homeopathy works? Please elaborate. आप इलाबोरेट करें। इससे पहले एक दर्शक ने लिखा है, हरिंद्र आजाद, सर नमस्कार, मैं और मेरी माँ होम्योपैथी दवाओं का सेवन काफी दिनों से कर रहे हैं और अच्छा लाभ मिल रहा है, कैसे कोई कह सकता है कि होम्योपैथी फर्जी है? जी, आपके हाँ, अभी आपने जो पहले वो पढ़ रहे थे ना, उसकी वाली बात आपकी, जहाँ पे नहीं मिलती या मिलती है, तो इसमें जो स्पूरियस लिक्विड मेडिसिन है, जिसको कहा जाता है स्पूरियस, एलोपैथी की भी दवाइयां नकली बनती हैं, नकली दवाइयां बनती हैं ना, उनके नाम से स्पूरियस मेडिसिन बिकती हैं। यहाँ तक कि वो जो इंजेक्शन हैं, जो अभी कोविड के टाइम पे भी बहुत सारी नकली दवाइयां भी बिकी, रेमडेसिविर कितनी नकली बिकी। तो क्या उसमें एलोपैथी को गलत मान लिया? अगर कोई दवाई कोई बनाने वाला या बेचने वाला वो कर रहा है, तो उसमें सिस्टम को क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है? हाउ डज द सिस्टम कम इनटू द पिक्चर? और सेकेंडली जो 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 ये स्पूरियस लिकर है, वहां पे अब जहाँ पे मिलती है, क्या नाम, आपको अल्कोहल अवेलेबल है, वहां पे भी स्पूरियस लिकर बिकती है। उसमें कहीं पे कोई वो बात नहीं होती। यहाँ पे अगर उनकी जगह कोई बेच रहा है अल्कोहल के नाम से, वो होम्योपैथी के नाम पे अल्कोहल बेच रहा है,
तो दैट इज अ प्रॉब्लम विद दैट पर्टिकुलर सेलर, नॉट विद द सिस्टम ऑफ होम्योपैथी। अगर कोई चीज आप नकली दवाई बेच रहे हो तो नकली दवाई वाले को पकड़ोगे, नकली दवाई वाले पर असर वो करोगे, या जो दवाई है वो दवाई खराब हो जाएगी। वो तो आप सबको नकली कह रहे हैं, दिनेश जी कह रहे हैं कि होम्योपैथी की पद्धति ही नकली है। और जो आपके भी क्वेश्चन उनमें है कि साइंटिफिसिटी, तो जैसे आपके दर्शकों में से ही उनको ने रिप्लाई दे दिया, होम्योपैथी इज द टोटली साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसको सिर्फ अभी कुछ लोगों के बारे में कुछ जानने की इतनी पता नहीं लगता, क्योंकि उनको आदत पड़ी बड़े बड़े इंजेक्शन, बड़ी बड़ी गोलियां, बड़े बड़े कैप्सूल ये खाने की अगर आदत थी, तो वहां पे दिखते हैं छोटी छोटी 2-4 गोलियां, इनसे क्या होगा। मैं अपने क्लिनिक की बात बता रहा हूँ, बहुत सारे मरीज आते हैं कि डॉक्टर साहब इतनी सी दवाई से इतना बड़ा शरीर हो, इससे बड़े क्या होगा। तो मैं सिर्फ उनसे पूछता हूँ, आपने कभी एटम बम को देखा है? कितना बड़ा होता है एटम बम, और एटम बम का इम्पैक्ट क्या होता है? बिकॉज जो वो मेडिसिन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, डायनेमिक लेवल पे है, ना कि फिजिकल लेवल पे और ना कि केमिकल लेवल पे। इसलिए फर्क है, इसलिए लोगों को जो धारणा बनी हुई है, जिनकी आम रुचि और आम देखने में केमिकल बेस्ड चीजें दिखती हैं, तो वो उस हिसाब से मानते हैं। और जो चीज डायनेमिक लेवल पे है, जो चीज एनर्जी लेवल पे है, वो नहीं दिखती, उसको फील किया जा सकता है। आप लाइट जलाते हो, कैन यू सी द आपको वही इलेक्ट्रिसिटी लाइट जलाती है, वो इलेक्ट्रिसिटी फ्रिज को पानी ठंडा करती है, वो इलेक्ट्रिसिटी हीटर और ओवन में गर्म करती है। आपने इलेक्ट्रिसिटी को देखा? इलेक्ट्रिसिटी इज एनर्जी। सेम इज द केस विद होम्योपैथी। होम्योपैथी की जो मेडिसिन है वो एनर्जी के फॉर्म में है, जिसको वाइटैलिटी को वो डील करती है, ना कि फिजिकल लेवल पे दिखने वाली चीज है। तो ये चीजें, इसके लिए आपको साइंस को पढ़ना चाहिए, होम्योपैथी को पढ़ें, समझे, फिर उसके बाद बात करें तो तब ज्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरी, उसके अलावा एक चीज मैं और यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आज की डेट में कोई भी सिस्टम, ये मैं बड़े प्राउडली आई कैन से आई हैव बीन द पायनियर इन दिस। व्हेन आई स्टार्टेड 1999 में ओम विद्या इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एंड अलाइड मेडिकल साइंसेज स्टार्ट करा था। वो पहला ऐसा इंस्टीट्यूट था जहां पे इंटीग्रेशन ऑफ मेडिसिन शुरू की गई थी। आज की डेट में हर आदमी सिस्टम के अंदर एफिकेसी है और हर सिस्टम की लिमिटेशन भी हैं। अगर किसी सिस्टम की लिमिटेशन को जिनको पता चल जाती है और दूसरी सिस्टम में कुछ एफिशिएंसी है, तो उसको अडॉप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि पेशेंट की भलाई है। अगर आप इस अप्रोच से चलें तो पेशेंट का भला हो सकता है, जिसमें हम होम्योपैथी अपने आप में भी बहुत अच्छी कारगर करती है। और कुछ जो बीमारियां हैं, जटिल बीमारियां, जहाँ पे एलोपैथिक मेडिसिन पे या किसी और मेडिसिन पे वो डिपेंडेंट है पेशेंट, उनके साथ होम्योपैथी दवा दी जाए तो उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा अच्छा और भी होता है। तो इट वर्क्स इन अ प्रिवेंटिव मैनर, इट वर्क्स इन क्यूरेटिव मैनर, इट वर्क्स इन पैलिएटिव मैनर ऑल्सो। तो ये चीजें दिनेश ठाकुर जी को ये चीजें भी देखनी चाहिए, बजाय इसके कि आउटराइटली किसी चीज को राइट ऑफ करने का। तो ये और इस टाइम पे इंटीग्रेशन की बात इवन WHO भी मान रहा है, तो इस चीज को मान के चलना चाहिए। और हमें सिर्फ, क्योंकि जो पहले क्या होता था, इट वाज ईदर एरोगेंसी ऑफ दोज डॉक्टर्स, खुद अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए होम्योपैथिक इलाज करा लेंगे, पर अगर उनसे कोई मरीज उनका पूछा तो कहता नहीं हमें कुछ हो जाए तो हमें मत कहना। मैं आपको यहाँ पे एक केस बताना चाहूंगा, शायद आपको याद हो, हमने पिछली बार डिस्कस करा था कि मोटर न्यूरॉन डिजीज के केस में उसको, उस पेशेंट को साल भर का टाइम दिया गया था मैक्सिमम, और आज वो 14 साल हो गए। दैट पेशेंट इज विद मी एंड ही इज एब्सोल्युटली हेल्दी एंड हार्टी। 5 साल बाद हमने उन्हीं पेशेंट को जीबी पंत हॉस्पिटल में वापिस भेजा था। डॉक्टर वॉज वेरी हैप्पी टू सी, पर जब उन्होंने कहा कि मैंने तो होम्योपैथिक इलाज कराया, आपने तो ली नहीं, तब उनका कहना पता क्या, अगर एलोपैथी में इलाज नहीं तो होम्योपैथी में कैसे हो सकता है। अगर ये धारणा आप रखते हैं तो क्या आप सोच सकते हैं कि कभी आप उसका जस्टिफिकेशन होगा? बिल्कुल। डॉक्टर पवन गुप्ता का कमेंट लेना चाहूंगा सर। हेलो सर, आई एम डॉक्टर पवन गुप्ता फ्रॉम दिल्ली, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 30 years। आपकी आवाज नहीं आ रही।
मेरे ख्याल से ऑडियो ऑन है, पंकज जी को तो आ रही होगी। न्यूमरस हाँ, लिंक्स मुझे आ रही है प्रोवाइडिंग द आवाज। साइंटिफिक बेसिस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ होम्योपैथी। पंकज सर आपके पास ही जी चलते हैं। पवन गुप्ता जी बता रहे हैं कि साइंटिफिक आपकी बेसिस है। आवाज कम आ रही है। पंकज सर आप तक मेरे अगर को आवाज आ ठीक रही आ है एक रही तो है, मिनट बोलिए। लगा रहा हूँ, जी, लेकिन मेरे को ठीक आ रही है आवाज। आप ठीक चल रहे हैं। पंकज सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसा जमशेद जी ने भी कहा और पवन जी ने भी क्लेम किया कि आपका साइंटिफिक बेसिस है, मैं ये जानना चाहूंगा कि साइंटिफिक बेसिस का मतलब जैसा हम फिल्मों में या वेब सीरीज में या बाकी चीजों में देखते हैं कि कोई किसी दवा का प्रयोग पहले चूहों पे होता है, फिर जानवरों पे, बड़े जानवरों पे, फिर शायद किसी खास इंसानों के सैंपल्स पे या पेशेंट्स पे, उसके बाद बड़े लेवल पे। तो क्या होम्योपैथी इस पूरे साइंटिफिक प्रोसेस से गुजरती है? बिल्कुल गुजरती है। मैं कहना ये चाहता हूं कि होम्योपैथी ही साइंटिफिक है। अच्छा। सारी मेडिसिन में होम्योपैथी की ही एक दवा है, होम्योपैथी की ही एक साइंस है, जिसमें सारी दवाइयां ह्यूमन बीइंग के ऊपर पहले टेस्ट होती हैं, उसके बाद ह्यूमन बीइंग पे यूज होती हैं। मुझे बताइए और कौन सी थेरेपेटिक साइंस है जिसके अंदर पहले वो दवाइयों की चेकिंग और उनकी पूरी क्या वो कर सकती है एक ह्यूमन बीइंग को, वो ह्यूमन बीइंग के ऊपर चेक होता हो। आप मुझे बताइए कि आप में और चूहे में कोई भेद है कि नहीं? कोई तो है। भेद होगा ना। आप में और मंकी में कोई भेद है कि नहीं? तो अगर जो दवाइयां मंकी पे यूज की गई उसके बाद आपके ऊपर यूज की गई, उसकी जो एफिकेसी होगी, उसको अगर आप कंपेयर करें कि जो दवाइयां ह्यूमन बीइंग पे यूज की गई उसके बाद पहले वहां टेस्टिंग हुई, उसके बाद ह्यूमन बीइंग के ऊपर यूज की गई, उसकी साइंटिफिसिटी की जो करेक्टनेस है, जो उसकी प्रिसाइजनेस है, वो कितनी ज्यादा होगी। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं, ये डॉक्टर पवन गुप्ता कहना चाह रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम के इसका पूरा प्रोसेस कितना साइंटिफिक है कि उसके बाद क्या फर्दर इसको चेक किया गया तो उसमें भी ये सब बातें निकल के आई। अब एक और बात मैं कहना चाहता हूं, साइंस क्या है, सवाल यहां खड़ा होता है। अब से पहले तक था कि भाई कुछ बेसिक इसके बारे में मालूम है ये क्या करता है, तो उसको हम यूज करें कि ना करें वाली बात हो। आज साइंटिफिक प्रूफ का मतलब होता है कि पहले आप लेबोरेटरी में साबित करके बताइए, उसके बाद हम मानेंगे। ये आज की डेट में साइंटिफिक प्रूफ का मतलब कहा जाता है। तो अगर आप एक बार इस बात के इस आधार पे जाएं तो आपको बीमारी क्या है और बीमारी के कारण क्या है, इसके ऊपर सबसे अच्छी साइंटिफिक स्टडी हमारे एलोपैथिक साइड के डॉक्टर्स ने की। तो आप अच्छी से अच्छी टेक्स्ट बुक को भी देखेंगे तो उसमें 80% ऑफ द डिजीजेस के बारे में दैट कॉज इज इडियोपैथिक। कॉज जो है वो इडियोपैथिक है। इडियोपैथिक का मतलब होता है दैट फिजिशियन इज इडियोटिक टू नो द कॉज। जो डॉक्टर है उसे कारण के बारे में मालूम ही नहीं है। कॉमन बातें हैं, आज सारी दुनिया को डायबिटीज टेंशन है, सारी दुनिया को एलर्जी है, कारण क्या है, बात खत्म हो गई। इन्होंने क्या करा, इन्होंने बीमारी को ठीक कैसे करें उसको अंडर द कारपेट कर दिया। इन्होंने सामने रख दिया हाउ टू लिव विद डिजीज, साइंस है, हाउ टू लिव विद डिजीज साइंस बना दिया इन लोगों ने। हम कह रहे हैं कि नहीं भाई बीमारी ठीक करनी है हमको, तो हम क्या हो गए, हम अनसाइंटिफिक। ये सारा का सारा सिनेरियो है। और एक और बात जो दवाओं के बारे में और अल्कोहल के रेगुलेटरी इश्यूज के बारे में बात करें, मैं तो कहता हूं अच्छा है फार्मास्यूटिकल वाले क्या कर दें, एलोपैथिक स्टाइल में बिल्कुल 5 दिन की दवा देना चाहता हूं 5 दिन का पैकेट निकाल दें, 7 दिन की दवा देना चाहता हूं 7 दिन का पैकेट निकाल दें, बस बात खत्म हो गई। मैं अपने पेशेंट्स को वही दे दूंगा। मेरे को डिस्पेंसिंग करना, ये करना, वो करना, बहुत सारा मेरे को इतना सारा पैराफिनेलिया मेंटेन करना पड़ता है, जरूरत ही नहीं है ना। अल्कोहल का मामला सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनी में ही यूज हो, खत्म हो जाएगा किस्सा। इशू ये होना चाहिए था कि ओवर द काउंटर कोई भी दवा मिलती कैसे है। भाई अगर मान लीजिए जैसे डॉक्टर गुप्ता ने भी कहा कि मिसयूज है, मिसयूज क्यों है कि मैंने तो दवा लिखी नहीं, सामने वाले ने कह दिया मेरे को जरा एकोनाइट 30 ml दे दो, 60 ml दे दो, 30 ml नहीं मिलती है तो खाली 30 ml की 5 बॉटल दे दो। प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मिलना क्यों अलाउड है? अमेरिका में जाइए, वहां पर तो कोई दवा भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती है, और प्रिस्क्रिप्शन में सिर्फ आपको कुल मिला के सारा का सारा सिस्टम जो है वो दूसरी जगह पे प्रॉब्लम में है, जिसके बारे में वो देखना ही नहीं चाहते हैं। इस तरह से करेंगे बात।
तो ये बहुत सारे इश्यूज हम्म। हैं जो कि देखने चाहिए इनको। ये बहुत जरूरी बात कह रहे हैं सर कि बिना, ये तो बिल्कुल जो भी दर्शक सुन रहे हैं उनके लिए भी और हम सबका अनुभव है, चूंकि मैं हम सब अपने अपनी घरों के आसपास कई सारे मेडिकल लॉसेस भी देख चुके होंगे। ओवर द काउंटर, यानी आप दवाई दुकान पे गए और सीधा उनसे कहा कि मुझे सिर दर्द है या पेट दर्द है, उन्होंने, दवा दुकान वालों ने ही अपने आप ही डॉक्टर बनकर दवा प्रेस्क्राइब कर दी, दे दी, खा ली, आप कई बार ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत ही रिस्की है, कई बार ऐसे देखिए केसेस ना, होते हैं, अब कई आपको लोगों आपको को। थोड़ा बहुत मेरे साथ ये सब चीजों का थोड़ा तजुर्बा रहा होगा। मैंने पेशेंट को दवा लिखी, मैं प्रिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, मैं आई डोंट हाइड दी प्रिस्क्रिप्शन। भाई पल्सिट्ला 200 पिल्स में ले लो। वो दुकान पे गया, वहां से मुझको फोन कर रहा है, सर ये कह रहे हैं लिक्विड में लेना पड़ेगा। अरे मैं पिल्स लिखा है मेरे प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, लेकिन फार्मेसी वाला कहता है नहीं, आपको लिक्विड में खरीदना पड़ेगा। तो डॉक्टर की बात मानोगे कि फार्मेसी वाले की बात मानोगे? वो फार्मेसी वाला भी कौन है? क्वालिफाइड फार्मासिस्ट नहीं है। वो भी 10वीं पास 8वीं पास वहां पर जॉब कर रहा है, उसको भी इस बात के ऊपर पैसे मिल रहे हैं कि कितनी शीशी बेची, शीशी बेची, पर शीशी के हिसाब से तुमको 10 रुपए मिल जाएंगे। तो वो अगर लिक्विड डाल के देगा तो शीशी तो वहीं की वहीं रखी हुई है, उसे कुछ मिलेगा नहीं। तो इकोनॉमिक इश्यूज बहुत सारे हैं, उनकी अपनी वजह हो सकती है, लेकिन मैं प्रिस्क्रिप्शन जो लिख रहा हूं वो डिस्पेंस करिए ना। आपने तो थोड़ा देखा होगा इस तरह का तजुर्बा। जी बिल्कुल देखा है, बिल्कुल। पंकज जी के साथ मेरा क्लिनिकल कई कई सारा तजुर्बा रहा है। गुप्ता सर कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें, चूंकि हम काफी लंबे समय से बात कर रहे हैं, पता नहीं चला कब 1 घंटा बीत गया। पहले तो यहाँ पे एक बात सबसे ज्यादा जरूरी ये आ रही है कि जो एक तो टाइटल जैसा इन्होंने दिया था, गेटिंग ड्रंक ऑन होम्योपैथी, और दूसरा हम अपने प्रोग्राम का भी टाइटल ले रहे हैं, क्या होम्योपैथी फर्जी है। तब मैं यहाँ पे आपका खास तौर पे चाहूंगा कि अगर हम एक जो व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए एक टाइटल को इस तरह वो अट्रैक्टिव बनाते हैं या वो बनाते हैं, तो मेरे हिसाब से, मैं दिस इज माय बहुत पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए भी, जैसे मैंने कहा भी था कि क्योंकि ये प्रोग्राम है रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स ऑफ होम्योपैथी के बारे में, तो अगर हम इसका टाइटल ये देते कि क्या जो होम्योपैथी की रेगुलेटरी इश्यूज हैं वो ठीक हैं, या उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, या क्या होना चाहिए, तो शायद एक इसका मैसेज पूरा टू द पॉइंट जाता। परंतु अब यहाँ पे भी वर्ड है क्या होम्योपैथी फर्जी है, तो इट इज अ थॉट प्रोसेस फॉर लॉट मेनी पीपल कि जी पता नहीं फर्जी वर्ड हमने पढ़ा था ही क्या होम्योपैथी फर्जी हो सकता ना हो। तो ये एक मेरी अपनी जितने भी मीडिया के लोग हैं, खास तौर पे मैं ये चाहूंगा कि अगर होम्योपैथी में, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एक स्टेप बदरली ट्रीटमेंट होता ही आ रहा है, तो ऐसे टाइम पे बजाय आप उसको बढ़ाने के कुछ उसमें इस तरह के वो टॉपिक या हेडिंग्स दे, तो जिससे उसकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़े और एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़े और लोगों को सही संदेश जाए। मैं गलत के लिए नहीं कह रहा हूँ कि डोंट हमारी को प्रचार नहीं, पब्लिसिटी के लिए नहीं कह रहा, बट डोंट मेक any title which gives a negative feeling to the people who are already biased. मेरा सिर्फ क्यों डॉक्टर पंकज अग्रवाल, am I right? नहीं, बहुत शुक्रिया सर, आपने बुरा भला का ये प्रोग्राम मैं इतना बताऊं सीरियसली कि देखा। हमको हमेशा टॉपिक चुनने के विषय में बहुत ही केयरफुल होना चाहिए, ये तो बिल्कुल ठीक ही बात है। जी, मैं बस इतना इसमें ऐड करना चाहूंगा कि मैंने पूरे आर्टिकल को बार बार पढ़ा है और इसमें लॉ के बहाने से हर तरह से यही साबित करने की कोशिश की गई है कि क्या होम्योपैथी फर्जी है। मैंने आपको वीडियो चलाया भी था शुरू में दिनेश ठाकुर जी का, और मैं फिर से अभी खत्म करते हुए फिर चलाऊंगा, और इसलिए मैंने पूरी जिम्मेदारी से जान के टाइटल रखा ताकि लोग देखें। और हमारे पास जो कमेंट्स आए हैं जिसमें उन्होंने तारीफ की होम्योपैथी की, हमारा कोई अलग मकसद होता तो हम जरूर वो कमेंट्स नहीं लेते। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मैं सिर्फ ठीक है सर, मतलब क्रिएटिव लिबर्टी तो हमारा अधिकार होना चाहिए मेरे ख्याल से, जैसे आपका नहीं, अधिकार है कि आप अच्छी बात रहेगी कि आपका चैनल बहुत अच्छा वेल टेकन है सोसाइटी में, और मैं कहता हूं कि हम जैसे कहते हैं ना पॉजिटिव न्यूज, इसी तरह से पॉजिटिव न्यूज ऑन होम्योपैथी करके आप कोई महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार कोई इस तरह का प्रोग्राम शुरू करिए।
एंड डॉक्टर गुप्ता की तरह, मेरी तरह हमारे फील्ड में बहुत अच्छे लर्नेड लोग हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ की लिस्ट डॉक्टर गुप्ता प्रोवाइड कर सकते हैं। आप उन लोगों को बुलाएं तो अगर आप सर्कुलेशन, मीरा और गुप्ता सर का नंबर जो है ना 6 महीने में शायद एक बार आए, 1 साल में एक बार आए। क्यों सर, क्या कहना है आपका? सर आप पहली बार आए हैं। डॉक्टर गुप्ता लगभग 1.5 घंटे हमारे चैनल पे होम्योपैथी के बारे में विस्तार से बता चुके हैं। वेरी तो गुड। हम चाहेंगे कि आपसे और भी मदद जी, आपसे और भी मदद ली जा सके। तो आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और जैसा कि कहते हैं कि लोहा लोहे को काटता है, तो होम्योपैथी का प्रिंसिपल ये है कि जो बीमारी बनने का कारण है, उसी दवा को उसी चीज को, उसी फैक्टर को डाइल्यूट करके आप वो दवा देते हैं, जिससे होम्योपैथी काम करती है और बहुत कारगर होती है। तो हमने कोशिश की कि इस शो में थोड़ा सा मीठी गोलियां कम खिलाएं और थोड़ा सा कड़वी गोली ज्यादा खिलाएं। और एक आखिरी कमेंट मैं बोलना चाहूंगा निखिल जी के जो भी दर्शक सुन रहे हैं और जिनके साथ आप बात करेंगे और आगे हो सकता है हमारे ठाकुर साहब भी सुने, तो मैं बता दूं उनको कि जब इसकी बहुत ही डिटेल हिस्ट्री में आप जाएंगे तो उसका एक ही लाइन में एक निष्कर्ष है कि होम्योपैथी एक वेस्टर्न वैदिक मेडिसिन है। हमारे, अगर आप वेदास को, ऋग्वेदा को अगर आप स्टडी करेंगे तो उसमें होम्योपैथी के बारे में, उसके सिद्धांत के बारे में कहा गया है। बस उसका डिस्कवरी और उसका परिष्करण जो हुआ वो जर्मनी में, ऐसा डॉक्टर हैनमन के हिस्से में आना था ये वाला ऑनर, तो उनको ये ऑनर मिल गया। लेकिन ये बड़ा टिपिकल एक वेस्टर्न वैदिक मेडिसिन का कॉन्सेप्ट है और लोगों को इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहिए और थोड़ा एक्सपीरियंस करना चाहिए। थोड़ा उंगली जला के देखिए किस दवा से फायदा होता है। डिबेट का इशू है सर, ये एक और डिबेट का इशू है कि क्या होम्योपैथी पूरी तरह स्वदेशी है। इस पर अगली बार बातचीत करेंगे और टाइटल जरूर चेक कराएंगे डॉक्टर गुप्ता से। आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर। जाते मैं दिनेश ठाकुर जी का वो बयान फिर से 2.5 मिनट का है, उसके बाद हम ये शो खत्म करेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए।